हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार तिवारी, वेब क्लासेस फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज के टॉपिक में अपन डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के विषय में। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स होती हैं उसका अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन भी चलेगा और सबसे अलग वे में हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, आप समझने का प्रयास करें। चलते हैं, शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करेंगे आज। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ऑप्टिक्स का। हियर इज वर्ड पॉइंट, व्हाट इज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के विषय में यदि मैं आपको बताऊं तो ऑप्टिक्स जनरली क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ लाइट, जिसके अंतर्गत साइंस का वो भाग जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट के विषय में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो जनरली हम ऑप्टिक्स को क्या करेंगे, स्टडी ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे छोटे लोग, तो स्टडी ऑफ लाइट बोलेंगे। एक बात ठीक है। तो ऑप्टिक्स के अंदर मैक्सिमम बात किसकी होगी, लाइट की ही होगी। लाइट के जैसे नेचर के विषय में बात करेंगे, लाइट के फिनोमिना के विषय में बात करेंगे, ठीक है। लाइट कितने तरह के इसमें डेविएशन होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट के बिहेवियर को अपने अंदर एडजस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में हम लाइट के अंदर बातें करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स की यदि बात करें हम लोग और इलाबोरेटिव वे में, तो ऑप्टिक्स के टाइप्स की बात करें तो जनरली ऑप्टिक्स को 3 पार्ट में पढ़ना है अपने को। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरे को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलो या रे ऑप्टिक्स बोल लो, दोनों बात सेम है। सेकेंड को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स और थर्ड इज क्वांटम ऑप्टिक्स। अब अपन अगर थोड़ी सी बातें करें ऑप्टिक्स के विषय में और, तो ऑप्टिक्स जनरली स्टडी ऑफ लाइट होता है। ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के फिनोमिना के, लाइट के नेचर के विषय में स्टडी जो होता है। तो एक चीज़ और पढ़े होइएगा आप लोग, नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट की कितनी नेचर होती है, 2 नेचर होती है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास कितने नेचर होते हैं, 2 नेचर। एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, और दूसरा वेव नेचर होता है, ठीक है। तो यदि हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो किस पार्टिकल से लाइट मिलकर के बनी है, तो उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। फोटोन एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल से लाइट बनी पड़ी है। अगर फोटोन के विषय में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लें, जैसे कि फोटोन किस वर्ड से बना है, फोटोन, फोटो। और फोटो का क्या मीनिंग होता है, लाइट ही होता है। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट ही होता है। तो फोटोन is a particles which mass is 0, not 0, it is about to 0, tend to 0, that means negligible। क्लियर है। दूसरी बातें करते हैं इसके विषय में, और सारी बातें हैं लेकिन उसको हम लोग और इलाबोरेटिव वे में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर वेव की बात करें तो जिस वेव से लाइट बनी है उस वेव का क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, ठीक है। जो वेव नेचर की लाइट के पास जो वेव नेचर है उस वेव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में अच्छे से इलाबोरेटिव में डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने की है। अगर जनरली मैं थोड़ा सा अगर बता दूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों एक साथ बनते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं, तो वहाँ पर इन दोनों के मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते ही हैं। इन दोनों के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे। मान लो दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है। उस वेव का क्या होता है, इन दोनों के इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन होता है, और जिस वेव का इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन होता है उसी वेव को छोटे लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमको समझ में आ रहा है, it is a wave which is produced due to the presence of electric field and magnetic field, and both field will be perpendicular to each other, and the wave propagation will be also a perpendicular to the plane of electric field and magnetic field. Is it okay? I think okay. इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं। अब यदि और थोड़ी सी अगर बातें कर ले तो अपन ने बात कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है, जो वेव नेचर होता है लाइट के पास। अपन ने पार्टिकल नेचर के विषय में भी बात किया, जिस पार्टिकल से लाइट मिलकर बनी है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। फोटोन का मास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई, अब थोड़ी सी और आगे की ओर बढ़ेंगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी करते हैं थोड़ा सा देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऑप्टिक्स के ज्योमेट्री वाले नेचर, ज्योमेट्रिकल टाइप्स का नेचर। जैसे रे की बात कर देते, रे क्या होता है, रे को यदि देखेंगे तो रे का फिगर इस तरह से होता है। ठीक है, रे का क्या, इट इज अ पाथ ऑफ लाइट, इट इज अ कहते हैं ट्रैक ऑफ लाइट जनरली कर देते हैं, लेकिन रे को यदि देखें तो रे एक तरह की ज्योमेट्रिक नेचर को ही दर्शाता है। ठीक है, लाइट के किस नेचर को दर्शाता है, ज्योमेट्रिक नेचर को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल नेचर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोल लो या फिर रे ऑप्टिक्स बोल लो, दोनों बात सेम है। तो इसके अंदर लाइट की जो भी ज्योमेट्री होती है, सिंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें चाहे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइन, रेक्टिलिनियर कहने का मतलब रेक्टी मतलब सिंगल, लिनियर मतलब लाइन, मतलब सिंगल लाइन हो, एक लाइन हो, एक डायरेक्शन में एक लाइन की ओर प्रोपोगेशन हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं पहली बात रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तीसरी चीज क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन। 3 चीजें। वेव ऑप्टिक्स के अंदर में थोड़ी सी बातें करें तो पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, पहली फेनोमिना है, ये सब फेनोमिना है लाइट के, क्या है, सारे के सारे फेनोमिना, दिस ऑल आर द फेनोमिना ऑफ लाइट। दैट्स मीन जो भी लाइट फेनोमिना करती है, प्रोसेस करती है, ठीक है भाई, वो क्या है, वो जो फेनोमिना है लाइट का, यही सब है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो उस लाइट के फेनोमिना है वेव नेचर के कारण, पहला इंटरफेरेंस है, दूसरा है डिफ्रैक्शन, और तीसरा है पोलराइजेशन। ठीक है, और क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का एक अलग से नेचर है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसा इफेक्ट भाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम का मतलब क्या होता है, जल्दी मैं समझा दूं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट चेंज को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। व्हाट इज क्वांटा, तो क्वांटा इज ए स्मॉलेस्ट चेंज। किसी भी कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो स्मॉलेस्ट चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम या क्वांटा बोलते हैं। ठीक है भाई, तो उसके अंदर क्या आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जनरली बातें किसकी करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की ही बातें करते हैं उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। इस चीज़ को जानते होइएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से भी कम होता है। सबसे जनरली कम से किसका मास हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का। इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट चेंज क्या हो सकता है किसी भी क्वांटिटी में, तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही हो सकता है, उससे कम तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। उसी के अंदर में क्वांटम, क्वांटम का मीनिंग ही होता है द स्मॉलेस्ट चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो सबसे स्मॉलेस्ट चेंज हो रहा है, छोटू लोग, सबसे स्मॉलेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम या क्वांटा बोलते हैं। ठीक है भाई, तो
इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें क्या होता है, जनरली एक मेटल प्लेट लेते हैं, उस मेटल प्लेट के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, लाइट्स क्या करते हैं, किसी भी लाइट को या फिर कह सकते हैं किसी रेडिएशन को कह सकते हैं, क्या करते हैं उस मेटल के ऊपर उसको स्ट्राइक कराते हैं, उस मेटल के ऊपर उस लाइट को या फिर रेडिएशन को स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है, उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूँ तो मान लो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में मैं रेडिएशन किया, मतलब कि लाइट को स्ट्राइक कराया, तो लाइट जैसे ही स्ट्राइक की तो इसमें से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर इमर्ज होते हैं, निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कि फोटो मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी किसका नेचर है, लाइट के नेचर के ही अंदर आता है, लाइट के फिनोमिना के अंदर ही ये आता है। ठीक है, तो थोड़ी सी वन बाय वन अगर डिस्कशन करें तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब आप लोग पढ़े होइएगा। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब होता है, रेक्टी मीन्स वन, रेक्टिफाइड कर देना किसी चीज़ को, मतलब कि उसके डायरेक्शन को सिंगल कर देना। लीनियर मतलब लाइन, मतलब कि उसका डायरेक्शन सिंगल लाइन में हो। ठीक है, कि कोई रे ऑफ लाइट है उसका डायरेक्शन क्या हो, सिंगल वे में हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब कि कोई लाइट है जो कि सिंगल डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हो, आगे की ओर बढ़ रही हो, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज ए फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। क्या होता है, किसी भी हम लोग जानते हैं सिल्वर सरफेस पे या फिर पॉलिश सरफेस पे जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो सेम मीडियम में सेम एंगल से क्या करती है, बाउंस बैक हो जाती है। उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए कैसा सरफेस होना चाहिए, तो या तो उस सरफेस कैसा होना चाहिए, उस सरफेस की बात करें तो सरफेस या तो होना चाहिए या उस सरफेस की अगर बात करें तो कोई सरफेस है मान लो, या तो सरफेस ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, या तो सरफेस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो ट्रांसल्यूसेंट या तो ट्रांसपेरेंट। अब इस सरफेस की मैं बात करूं तो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है भाई, तो ट्रांसल्यूसेंट का क्या मतलब होता है कि लाइट उस सरफेस से पार्शियली पास हो, फुली पास ना, सारी की सारी लाइट, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई कि सारी की सारी लाइट पास हो जाएंगी, लेकिन 99.something% अगर लाइट पास हो जाती है तो ऐसे सरफेस को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं, क्योंकि कुछ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्प्शन भी होता है लाइट का, क्लियर है, और कुछ लाइट बाउंस बैक भी कर जाती है, मिनिमम भले ही करे लेकिन बाउंस बैक भी। तो 100% एफिशिएंट सरफेस हो नहीं सकता है जो कि किसी लाइट को उस सरफेस से आर पार करा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ लाइट तो वापस बाउंस बैक होगी और कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है उस सरफेस के द्वारा। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट सरफेस। अगर आइडियल नेचर की बात करें तो ट्रांसपेरेंट सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस के क्या करे, लाइट आर पार कर जाए, पास हो जाए उस सरफेस से कंप्लीटली। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है कि उस सरफेस से लाइट स्लाइटली नहीं कर सकते हैं, पार्शियली पास करे, पार्शियली वर्ड उसके लिए पॉइंट किया गया है। अगर किसी सरफेस से पार्शियली लाइट पास करे, पार्शियली करने का मतलब कि कुछ लाइट पास कर जाए और कुछ लाइट पास ना करे, तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। और कंप्लीटली लाइट पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सरफेस बोलते हैं। तो ये जो सरफेस का जो नेचर है, दो नेचर है, इसी के अंदर कौन सा फिनोमिना होता है, तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। कैसे होता है भाई, जैसे ही रिफ्रैक्शन क्या करता है, ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट सरफेस से कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है भाई, अब वो मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस मीडियम की डेंसिटी कम है उसको रेयरर मीडिया बोलते हैं, और जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है उसको डेंसर मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट जाती है तो क्या करती है, बेंडिंग करती है, उसकी फिनोमिना क्या करती है, वो बेंड होती है। उसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from one medium to other medium of different refractive index, then the bending of light takes place and this phenomena is known as, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये बात हो गई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जितने फिनोमिना हो रहे हैं उसकी बात मैंने कर लिया। वेव ऑप्टिक्स के अंदर इंटरफेरेंस क्या होता है भाई, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वेव एक दूसरे से मिलती हैं तो उस मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन लोग, उस मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस मिलने के फेनोमिना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग नहीं होती है। ठीक है, तो इधर से सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, इधर से सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, ऐसे ऐसे करते करते इधर से करते करते ऐसे रे ऑफ लाइट आई और दोनों एक जगह मिल गए।
ठीक है। तो जब मिलेंगे तो इस फेनोमिना को, उस मिलने के फेनोमिना को क्या बोलेंगे अपन लोग, इंटरफेरेंस बोलेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट में रख दिया तो क्या करती है रे ऑफ लाइट, उसके कॉर्नर से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। कॉर्नर से क्या करती है, बेंड। जैसे कि ये सरफेस ए क्या है, कोई सरफेस है, यहाँ पर अगर मैं किसी बुक को ला करके रख दूँ तो देखोगे यहाँ से जो लाइट आएगी थोड़ा सा बेंड होकर यहाँ गिरेगी। तो वो कॉर्नर से जो बेंडिंग होने वाली प्रोसेस है ना, जो फेनोमिना, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। पोलराइजेशन भी एक प्रोसेस है लाइट का। पोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, पोलराइज्ड एक सरफेस होता है, पोलराइज्ड प्लेन होता है, उससे जब रे ऑफ लाइट पास होती है, ठीक है भाई, जब रे ऑफ लाइट पास होती है तो क्या करती है, सिंगल प्लेन में रहने लगती है, वो प्लेन चेंज नहीं करती है। जैसे कि तुम पढ़ोगे ऊपर जब जाओगे तो इसके अंदर कि जब जैसे ही रे ऑफ लाइट जैसे निकलती है, अगर मैं बोलूँ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होता है, जो वेव होता है वो इसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेव क्या करती है, इस तरह से प्रोपोगेट होती है, ऐसे प्रोपोगेट होती है। क्लियर है भाई। तो ये दोनों सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो जनरली जब फिगर देखोगे ऐसे ऐसे दिखता है, एक तो ऐसे दिखता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है, और एक ऊपर की ओर भी परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पोलराइज्ड प्लेन एक लगा लें तो इससे जो ही पोलराइज्ड प्लेन से पास होगी तो सारी की सारी वेव क्या हो जाएगी, सिंगल प्लेन में हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजेशन बोलते हैं। लाइट का पोलराइजेशन बोलते हैं, सिंगल प्लेन में हो जाती है। ठीक है भाई। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने डिस्कस कर दिया है। फोटो मतलब लाइट, कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस के ऊपर आया हुआ, इसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमर्ज हुआ, बाहर निकला, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो मैंने सिंपल रूप में ऑप्टिक्स के जितने भी प्रोसेस है, ऑप्टिक्स के अंदर जो जितने पार्ट है, सारे के सारे के अंदर जितने फिनोमिना है सबको मैंने डिस्कस कर दिया। ये हुआ ऑप्टिक्स, जनरली इस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब जनरली चलते हैं हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे किस चीज़ की छोटू लोग। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो प्रोसेस है उसको स्टडी करेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर क्वांटम ऑप्टिक्स। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर ही ध्यान देना है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग कहाँ से चलेंगे, जो प्रोसेस है इसका रिफ्लेक्शन है, यहीं से शुरू करेंगे अपन लोग। ठीक है। चलो सरफेस छोड़ू लोग, छाप लो ना जरा बोर्ड पे जो है लिखा, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं। क्यों भाई, ये पीके सर का गाना है। ठीक है। जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो बहुत मस्तियाँ होती हैं, ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। तो थोड़ी सी मस्ती से पढ़ेंगे फिजिक्स को, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है छोटू लोग। तो अपन शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो रिफ्लेक्शन की यदि बात करें तो रिफ्लेक्शन कितने सरफेस पे होते हैं, या तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होगा, या तो प्लेन सरफेस पे होगा, या रिफ्लेक्शन किस पे होगा, या तो प्लेन सरफेस पे होगा, या तो दूसरा किस सरफेस पे होगा, कर्व सरफेस पे होगा। ठीक है। या तो प्लेन सरफेस पे होगा या तो कर्व सरफेस के ऊपर होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है। या तो कर्व प्लेन सरफेस के ऊपर होगा या तो कर्व सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है। अब ये प्लेन सरफेस जो होता है, इस प्लेन सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं एजिस से, जनरली एजिस से। ठीक है। तो सिल्वर कर देते हैं, सिल्वर का वर्ड दिया गया है, पॉइंट किया गया है, सिल्वर कर देते हैं एक सरफेस को। अब क्या होता है, जैसे ही रे ऑफ लाइट इस पर आती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर, इसको मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर, पूरी की पूरी बात बोले तो प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर से क्या होता है, प्लेन सरफेस की बात करेंगे। दूसरा रिफ्लेक्शन किस सरफेस में होता है, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के अंदर जनरली किस चीज़ को पढ़ना है हमको, मिरर ही पढ़ना है, लेकिन स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। किसकी मिरर, यहाँ प्लेन मिरर की बात करें तो इसके अंदर किसकी बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे छोटू लोग, तो स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो सिंगल टाइप का होता है। ठीक है। लेकिन स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। या तो कनकेव मिरर होगा या तो कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है। या तो कनकेव मिरर होगा या तो कैसा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सारी चीज़ें हैं। अब प्लेन मिरर के ऊपर जो होता है रिफ्लेक्शन, यहाँ भी होता है, और स्फेरिकल मिरर के अंदर भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है भाई।
क्योंकि मिरर है, मिरर के ऊपर जनरली क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, अब एक स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर की बात करें, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। कैसे भाई, उस स्फेरिकल ग्लास के अगर एक साइड को क्या कर दें हम लोग, सिल्वर्ड कर दें, पॉलिश कर दें, या तो अप साइड को पॉलिश कर सकते हैं या तो डाउन साइड को पॉलिश कर सकते हैं। तो अप साइड को पॉलिश करेंगे, मतलब अपर साइड को पॉलिश करेंगे, तो रिफ्लेक्शन कहाँ टेक्स प्लेस करेगा, इनवर्ड करेगा, लोअर साइड में करेगा। तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जिस मिरर का अपर पार्ट क्या हो, पॉलिश्ड हो, इसको बल्जिंग आउट पार्ट, उभरा हुआ पार्ट बोलते हैं। बल्जिंग आउट पार्ट क्या हो, पॉलिश किया हुआ हो एजी से, और रिफ्लेक्शन कहाँ टेक्स प्लेस करे, इनर पार्ट पे, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और जिस इस स्फेरिकल मिरर का ओ पार्ट या स्फेरिकल ग्लास का ओ पार्ट जिसका इनर साइड क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, और आउटर साइड में क्या करे, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं अपन, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जल्दी समझोगे तो एक कर्व सरफेस दिख रहा है कि नहीं जा रहा है, तो एक कर्व सरफेस की फिनोमिना है, फिनोमिना नहीं कर सकते, कर्व सरफेस के पार्ट्स हैं, ठीक है भाई। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की बात हुई। जब पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर तो इसको इलाबोरेटिव में डिस्कशन करेंगे। हमारा डिस्कशन का भी पार्ट क्या है भाई, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर के ऊपर जो प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसकी बात अधिक करेंगे। अपन पढ़े होंगे 10th क्लास में कि रे ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट होती है जिसको बोलते हैं, जो स्ट्राइक करती है सर पे को, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, और सेम एंगल पे क्या करती है, बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्मल से। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है इमेजिनरी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जो लाइट स्ट्राइक करती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो लाइट बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में स्ट्राइक होने के बाद उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल फिनोमिना क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़े होइएगा, उन सब चीज़ों को डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कर देते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। सरफेस चाहे कैसा भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड है। जो लोग बताते हैं कि सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो गलत चीज़ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। चाहे सरफेस कर्व्ड हो, चाहे सरफेस रफ हो, चाहे सरफेस कैसा भी हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होगा यदि लाइट स्ट्राइक कर रही सरफेस को, तो ठीक है भाई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आई इक्वल टू आर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में और सेम पॉइंट पे लाई करती है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट, दोनों बात याद रखोगे, एक पॉइंट रहना चाहिए और सेम प्लेन रहना चाहिए, ठीक है। एक क्या है, दोनों मिलकर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 12th क्लास के लेवल पर डेविएशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपन को, इसके अंडर में अपन को तो डेविएशन पढ़ना है, डेविएशन ऑफ लाइट। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ देखो, थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग बात डिस्कशन करें तो, अगर ये मिरर नहीं रहता, छोटो लोग, ये मिरर नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट कैसे जाती, सीधे चली जाती कि नहीं चली जाती, सीधे चली जाती, मिरर नहीं रहता तो। लेकिन इस मिरर को आने की वजह से रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, बाउंस बैक हो जा रही है, इस तरह से, मतलब मुड़ जा रही है, डेविएट हो जा रही है। कहने मतलब बड़ी डेविएशन, तो डेविएशन मतलब होता है चेंज ऑफ पाथ, है अपने पाथ को चेंज कर ले रही है, ट्रैक हो जा रही है, अपने ट्रैक से क्या हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। मतलब अपने पाथ को क्या कर रही है, छोड़ दे रही है, ठीक है भाई। तो जाना किधर चाहिए थी, ये नहीं रहता प्लेन मिरर तो इस तरह से जाना चाहिए थी, लेकिन प्लेन मिरर को आने की वजह से कैसे जा रही है, इस तरह से। तो बताओ डेविएशन कितना हुआ, कितनी मुड़ी, अपने सरफेस को कितनी छोड़ी, तो इतनी ही छोड़ी कि नहीं छोड़ी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल पर डेविएट की, ठीक है। इसको डेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अगर डेविएशन की बात करें थोड़ी सी, तो डेविएशन क्या होता है, एक प्रोसेस है डेविएशन, जो प्रोसेस इन विच द रे ऑफ लाइट चेंज इट्स पाथ, क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है, ठीक है। अब कितना से करती है, तो जिस एंगल पर चेंज करती है, जिस एंगल पर करती है अपने पाथ को चेंज, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको दर्शाते किससे हैं, इस तरह से, इसको डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको डेल, वर्ड पॉइंट इज डेल,
इसको डेल बोलेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन को क्या बोलेंगे, डेल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इलाबोरेटिव वे में स्टडी करते हैं, पॉज कर करके छाप लेंगे। तो पढ़ते हैं छोटू लोग अपना डेविएशन। चलो तैयार हो सभी लोग बच्चों, हाँ। तो चलो शुरू करते हैं डेविएशन। इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है भाई। प्लेन सरफेस के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज किया जाता है कंपटीशन में। तो इसको थोड़े से अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग लगा करके सभी लोग। तो पढ़ते हैं डेविएशन। क्या पढ़ते हैं, डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर। डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर। तो देखो छोटू लोग, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर ये सब बातें हो रही हैं। डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर, चलो शुरू करें। तो आते हैं, सुनो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो ए प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर। ये क्या है इसका, नॉर्मल। इट इज इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल। अगर बताओ मैं किसी रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पर इंसिडेंट करूं। अगर 90 डिग्री पर इंसिडेंट करने का मतलब कर रहा हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो चाहिए, 90 डिग्री। तो कुछ लोग सोचते हैं कि 90 डिग्री सर का है तो इसका मतलब कि इससे 90 डिग्री, सरफेस से नहीं, सरफेस से नहीं 90 डिग्री। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल से होता है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल, और नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ जाएगी, इस तरह से जाएगी, मतलब पैरेलल टू द सरफेस ऑफ प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस के पैरेलल जा रही है, इस प्लेन सरफेस के पैरेलल जा रही है। नॉर्मल से कितनी एंगल बन रही है, 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो बताओ अगर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे तो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, ये तो फॉलो करेगा। इसका मतलब एंगल आर भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल आर भी 90 डिग्री होना चाहिए। फिजिक्स पहले पढ़ा है, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ा है। इस फिजिक्स का व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले फिजिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स भी समझेंगे इसका। तो थोड़ी सी बात करें तो एंगल आर भी 90 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है। तो नॉर्मल से क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल देते हैं और इस तरह से क्या करेगी रे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये बताओ मेरी बात, मुझको ये बात बताओ सभी लोग, ये बताओ डेविएशन इसमें कितना हुआ, डेविएट कितनी की, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ी क्या, अपने ओरिजिनल पाथ को नहीं छोड़ी, सीधी चली जा रही है, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से ही जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मिरर को। मतलब इसमें डेविएशन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है इसका, 0। एंगल ऑफ डेविएशन 0 है। डेविएशन कितना हो रहा है इसके में, 0 हो रहा है, ठीक है। एक चीज़, इसको अभी मिटाओगे नहीं क्योंकि इसको मैं एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, एक जगह से मैथमेटिकली भी इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ी सी फोकस करें जल्दी। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो प्लेन सरफेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्लेन सरफेस। इंसिडेंट रे को लाते हैं, इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करा देते हैं और फिर सेम एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, किससे, नॉर्मल से, नॉर्मल, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये क्या है, एंगल आई, ये क्या है, एंगल आई। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सो इसको भी एंगल आई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर इक्वल टू आई ही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार। तो जाना किधर चाहिए थी ये रे ऑफ लाइट, अगर प्लेन मिरर नहीं रहता तो सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती, आप लोग बोलो भाई, निकल जाती। हाँ, बोल तो सकते नहीं हो, जो बोलूँगा मैं ही बोलूँगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आदत है बेटा, क्या करोगे। तो क्या है कि ये रे ऑफ लाइट अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो सीधा निकल गई होती कि नहीं निकल गई होती, निकल गई होती। लेकिन प्लेन मिरर को आने की वजह से क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, कि ये लाइट क्या कर रही है, अपने पाथ को डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, मतलब अपने पाथ को छोड़ दे रही है, ठीक है। छोड़ दे रही है कि नहीं छोड़ दे रही है, कितना छोड़ रही है भाई, कितना एंगल से छोड़ रही है, तो इतना एंगल से छोड़ रही है। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे कैसे, एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने का सिंपल सा फंडा है, तरीका है।
स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने बराबर होता है? 180 के बराबर, तो पाई के बराबर होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन होता कि नहीं होता? अगर ये मिरर नहीं रहता तो सीधे निकल जाती, तो स्ट्रेट एंगल। तो टोटल स्ट्रेट एंगल का एंगल कितना होता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल टोटल कितना होता है? पाई होता कि नहीं होता? अगर टोटल पाई में से 2i को घटा दे, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है? पाई। इस पाई में से 2i को घटा दे तो डेविएशन मिल जाएगा कि नहीं? घटा देगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, सिंपल सी ज्योमेट्री मैंने लगाया है भाई। क्या लगाया है? मैंने कहा कि प्लेन मिरर नहीं होता है, सीधे निकल गई होती कि नहीं निकल गई होती? बिल्कुल निकल गई होती। लेकिन प्लेन मिरर को आने की वजह से लाइट क्या कर जा रही है? रे क्या कर रही है? डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, अपने पास को चेंज कर दे रही है। कितना चेंज कर रही है? डेल्टा, डेल कर रही है। ठीक है भाई। अभी डेल किसके बराबर होगा? अभी मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन का एंगल किसके बराबर होता है? टोटल एंगल 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर, मतलब पाई के बराबर। तो इस पाई में से अगर हम 2i को घटा दें, i प्लस आई, तो हमको क्या मिल जाएगा? डेल मिल जाएगा। मतलब यही डेविएशन हो रहा है। डेविएशन क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2i हो जाएगा। अब इस मैथमेटिक्स से क्या है? मैथमेटिक्स से क्या है? डेविएशन का मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से यहाँ प्रूव करते हैं ये इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। देखो, डेल इजकल टू पाई माइनस 2i होगा। तो डेल इजकल टू पाई माइनस 2, आई कितना है भाई? 90 डिग्री, पाई बाई 2 है। कितना है? पाई बाई 2। बताओ डेल जीरो आया कि नहीं आया? तो मैथमेटिक्स भी यही चीज़ कह रही है, फिजिक्स भी यही कह रही थी कि डेल क्या होना चाहिए? जीरो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कह रहा था, और मैथमेटिक्स भी क्या कह रही है कि डेल क्या होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों से हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है। इसका मतलब डेविएशन का क्या होता है? फार्मूला पाई माइनस 2i होता है। अच्छा, मैं बता दूं कि पाई बाई 2 पे मिनिमम डेविएशन होता है। कितना डेविएशन होता है? मिनिमम, मतलब डेविएशन होता ही नहीं, एक्चुअल में जीरो होता है डेविएशन। पाई बाई 2 पर क्या होता है? मिनिमम डेविएशन होता है। कितना डेविएशन होता है छोटू लोग? मिनिमम डेविएशन होता है। कितना पर? पाई बाई 2 पर, 90 डिग्री पे। जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल से 90 डिग्री पे जाती है तो डेविएट नहीं करती है, मतलब वो वाला केस किसका है? मिनिमम डेविएशन का है। नेक्स्ट यदि देखें, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? मैक्सिमम डेविएशन की यदि बात करते, नीचे वाले को हटा रहे थोड़ा समय, ये दोनों को एक साथ लगेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम को। इसको हटा रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, साइड में हो जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा पोस्ट कर करके वीडियो को। ओके, लिख लिए होंगे। इसको हटा रहा हूँ और इससे मैं प्रूव भी कर दूंगा उसको भी, क्योंकि मेरे पास फार्मूला पता चल गया है, पाई माइनस 2i। अगर मैं रे ऑफ लाइट को ध्यान से सुनना, ये मेरे पास प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है। अगर रे ऑफ लाइट क्या आती है? 0 डिग्री पे आती है। कितने पे आती है? ये नॉर्मल हो गया 0 डिग्री पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री होने का मतलब जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है नॉर्मल के पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? नॉर्मल के पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही है? नॉर्मल के पैरेलल और सरफेस के 90 डिग्री पे आ रही है रे ऑफ लाइट। तो ये बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी रे की, या फिर कहें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी ये प्रूफ हो जाता है। अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। मतलब कि ये जाएगी, जाने के बाद स्ट्राइक करेगी और वापस आएगी, वापस इसी सरफेस से आएगी, तभी तो 0 डिग्री होगा आर और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है भाई, ये 0 डिग्री है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल, और वापस आएगी तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी तो 0 होगा कि नहीं होगा? तो मतलब कि सेम पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। ये पढ़े होगी, ए प्रॉपर्टी पढ़ा होइएगा आप लोगों ने। ये अगर परपेंडिकुलरली किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती है? रिट्रेस कर लेती है। क्या कर लेती है? रिट्रेस कर लेती है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? हाँ भाई, एक बात ये हुई, अगर हम लोग देखें तो डेविएशन इसका कितना हुआ? डेविएशन हमको दिख रहा है 180 डिग्री हुआ, क्योंकि इस पास से गई 0 डिग्री पे और उसी पास से वापस चली आई। तो डेविएशन की डेविएट कितना? 180 डिग्री हुई कि नहीं? पाई। भाई सरफेस ऐसे जाओ फिर वापस चले आओ, तो डेविएशन कितना हुआ उसके में? पाई का हुआ 180 डिग्री का। मैथमेटिकली देखते हैं डेविएशन क्या होता है, पाई माइनस 2i। तो आई की जगह 0 भरोगे तो डेविएशन पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैथमेटिक्स भी इस बात को सिद्ध कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि डेविएशन अच्छा मैक्सिमम डेविएशन होता है। ओबियस सी बात है, जैसे आज फॉर एग्जांपल क्रिकेट, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, गेंद आई उसने स्ट्रेट ड्राइव किया, मतलब जिस डायरेक्शन से गेंद आई उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट ड्राइव किया। 180 मारा, 180 पे मारा कि नहीं आया, 0 पे आई, ठीक है, और 180 पे मार दिया, वापस चला गया, मतलब अपने पाथ को रिट्रेस उस बंदा ने कर लिया, उसकी गेंद ने रिट्रेस कर ली। वही बात यहाँ पर भी है। ए आई किस दैट 0 डिग्री पे सरफेस से टकराई और 180 डिग्री पे वापस चली गई, मतलब मैक्सिमम डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे ज़्यादा कुछ डेविएशन हो सकता है? नहीं। कुछ एंगल पर आती तो कुछ
कम एंगल पर डेविएशन होता है, मतलब मैक्सिमम डेविएशन है। कितना डेविएशन है? मैक्सिमम डेविएशन है, जो किसके बराबर होता है? पाई। मैथमेटिक्स भी प्रूव कर रही है और फिजिक्स भी प्रूव कर रही है इस बात को। ठीक है भाई, तो ये दो चीज़ें हुई। अब कुछ अच्छी चीज़ों के विषय में बात करेंगे, तो 1 मिनट इसको पॉज कर करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सब मैंने बातें बता दी है आप लोगों को। ठीक है, कितनी है मैक्सिमम डेविएशन? कितना है? 0, सॉरी मैक्सिमम डेविएशन कितना है? पाई। मिनिमम डेविएशन कितना है? 0। ठीक है, पाई/2 पर जब आएगी तो 0 होगा, और पाई पर आएगी तो कितना होगा? मैक्सिमम डेविएशन होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, डेविएशन का और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करने शुरू करेंगे अपन लोग। डेविएशन के कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ बातें जानकारियाँ लेंगे अपन लोग। चलो सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इजी 1, मान लो ये प्लेन सरफेस है। क्या है? प्लेन सरफेस है। इसके ऊपर रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो कितने एंगल पे आ रही है? मान लो 30 डिग्री पे आ रही है। कितने पे आ रही है? 30 डिग्री पे आ रही है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? ये 30 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री, मतलब वापस कितने से जाएगी? 60 डिग्री से ही जाएगी। फिजिक्स क्या कहती है? जाना किधर चाहिए थी? इस तरह से। जा कैसे रही है? इस तरह से। तो एंगल है कितना होगा? ये वाला बच्चा एंगल कितना होगा? फिजिक्स क्या कहेगी? कितना एंगल हो भाई? ऑब्वियस सी बात है कि 180। फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों वही कहेगी भाई। ए एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा। एंगल 30 होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, एंगल 30 होगा। या फिर अपन कहें तो ये 60 60 120, 180 में से 120 करेगा 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 30 है, 30 है, ये भी 30 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से 30 डिग्री। ठीक है, और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 30 60, यहाँ से भी 60 आ रहा है और यहाँ से भी 60 आ रहा है। मैथमेटिक्स क्या कहती है? डेल्टा क्या होता है भाई? पाई माइनस 2i होता है। क्या होता है? पाई माइनस 2i होता है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? हाँ भाई, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कुछ। अब डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2 इंटू आई कितना है? 60 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 माइनस 120। तो यहाँ से भी हमारा डेल्टा क्या आ रहा है भाई? 60 डिग्री आ रहा है। क्या? 60 डिग्री। डायरेक्शन क्या है इसका? क्लॉकवाइज। यहाँ सबसे जाना का इधर चाहिए था, इधर जा कैसे रही है? इधर जा रही है। तो ये क्लॉकवाइज होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? क्लॉक का डायरेक्शन, मतलब कि 60 डिग्री डायरेक्शन के साथ लिखोगे क्लॉकवाइज। 60 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर? डेविएशन कितना हो रहा है इसका? 60 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिख लेंगे पॉज कर करके 1 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर 2 मिरर ले लें, दोनों मिरर क्या हो? 90 डिग्री पर हो। कितने डिग्री पे हो भाई? 90 डिग्री पे। 2 प्लेन मिरर मैंने लिया, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के कितने एंगल पर है छोटू लोग? 90 डिग्री पर बेटा। कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। अब एक रे ऑफ लाइट आई। क्या? ये एक रे ऑफ लाइट आई इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, कितने एंगल पे आई? मान लो 30 डिग्री पे आई। कितने एंगल पे आई? 30 डिग्री पे आई। तो ये क्या करेगी? 30 डिग्री पे इस सरफेस पे भी जाएगी। 30 डिग्री पे इस सरफेस पे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी बिल्कुल सर। ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री तो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा सर? मेरी बात से सहमत है? ज्योमेट्री है, कुछ नहीं, सिंपल चीज है। 60 डिग्री है, 90 डिग्री तो ये बताओ कितना डिग्री? 30 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 90 डिग्री 60 डिग्री तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री तो यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं नॉर्मल। ये 30 डिग्री तो ये बताओ 60 डिग्री। अब जितना एंगल से आई उतना एंगल से वापस जाएगी तो कितना से जाएगी? 60 डिग्री से जाएगी। पूरे के पूरे एंगल निकल गए क्या? पूरे के पूरे एंगल निकल चुके हैं सब। जितने सरफेस है उसका एंगल निकल चुका है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सबको आ गया होगा। अब अपन लोग डेविएशन निकालने शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों के हिसाब से। फिजिक्स ये कहती है कि अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये कैसे चली जाती। अब टोटल डेविएशन क्या होता है सरफेस का? किसी टोटल डेविएशन क्या होता है?
तो इस सरफेस का डेविएशन प्लस इस सरफेस का डेविएशन टोटल डेविएशन होगा, दोनों सरफेस का मिलाएंगे। तो सबसे पहले इस सरफेस का डेविएशन निकाल लेते हैं, उसके बाद इस सरफेस का डेविएशन निकालते हैं, दोनों को एड अप कर देते हैं, देख लेते हैं क्या आता है अपना। ठीक है, तो यहाँ का डेविएशन कैसे निकालेंगे? अगर ये मिरर नहीं रहता तो कैसे रे ऑफ लाइट जाती, सीधे जाती, लेकिन इस मिरर को आने की वजह से क्या कर जा रहा है, लाइट इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है अपने पास से। तो यही डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही डेविएशन हो रहा है। ये डेविएशन कितना के बराबर होगा बताओ लोग, छोटू लोग बताओ। 180 माइनस 60, 180 है टोटल माइनस 60 मतलब 120 के बराबर होगा। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ से भी आता है वही पाई माइनस 2i। तो डेल्टा क्या आया, पाई 180 माइनस 2, आई क्या दिया है 30 डिग्री। तो डेल्टा क्या आ रहा है भाई, 120 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। क्लॉकवाइज कितना आ रहा है भाई, क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जाना किधर चाहिए थी इधर, लेकिन जा कैसे रही है, इधर से जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। शॉर्टकट में CW लिखते हैं, क्लॉकवाइज को लिख दे रहे हैं। यहाँ का आ गया, यहाँ का देखते हैं। सरफेस नहीं रहता तो कैसे रह जाती, इस तरह से जाती। यहाँ से एक अच्छा कंक्लूजन मिलेगा, तो 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो पता चलेगा, उसको मैं बताऊंगा वहीं पर। अगर ये सरफेस नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट सीधे चली गई होती, लेकिन सरफेस को आने की वजह से ये इधर जा रही है। मतलब कितना हो रहा है भाई इसका डेविएशन, यही डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको del 1 कर लेते हैं, इसको del 2 कर लेते हैं, इतना डेविएशन हो जा रहा है। del 1 कितना आया तुम्हारा, 120। del 2 कितना आएगा छोटू लगे, यही निकाल लेते हैं। del 2 पाई माइनस 2i, फार्मूला पाई 180 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है। मतलब क्या आ रहा है 180 माइनस 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि 60 डिग्री आ रहा है। क्लॉकवाइज ही आ रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही आ रहा है। मतलब टोटल डेविएशन क्या आ रहा है, del 1 प्लस del 2 मतलब 120 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 60 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब कितना आएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। 180 डिग्री क्लॉकवाइज क्या आएगा, टोटल डेविएशन आएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा, तो 360 में से घटा दो एंटी क्लॉकवाइज को तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी आ जाएगा। टोटल एंगल 360 डिग्री, टोटल एंगल किसी का कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 में से 180 डिग्री क्लॉकवाइज घटाएंगे तो क्या आएगा, कितना बचेगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो ये लॉजिक सही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देखेंगे। एक बार छाप लेंगे सभी लोग, 1 मिनट के लिए थोड़ा पानी अपन पी ले। चलो लिख लिए होंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। EG 3, मान लो अभी तो 180, अभी कितना 90 डिग्री पे था मिरर। मान लो ये मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री पे है, कितना पे है 60 डिग्री पे। रे ऑफ लाइट आई कितने पे आई 30 डिग्री पे, कितने पे आई 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे यहाँ भी आएगी और इधर वापस चली जाएगी। ये नॉर्मल खींच लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री क्योंकि नॉर्मल है, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार सभी एंगल आ गए, सभी एंगल आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी एंगल आ चुके हैं। अब निकालते हैं भाई दोनों सरफेस का अपन लोग डेविएशन निकाल लेते हैं। यहाँ का डेल्टा 1 निकाल लो, पाई माइनस 2, डेल्टा 1 180 माइनस 2 इंटू 30 मतलब 120 डिग्री। क्या आ गया भाई, जाना किधर चाहिए थी, सीधा। मिरर नहीं रहता तो, मिरर को रहने की वजह से इस तरह से जा रही है। डेविएशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है।
जाना कैसे चाहिए थी यहाँ पर इस सरफेस पे सीधा, लेकिन इसको आने की वजह से किधर जा रही है, इधर की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है। कितना आएगा डेल्टा 2 बता दो, आप ही बता दो भाई, आप ही बता दो। पाई माइनस 2y मतलब 180 माइनस 2 इंटू आई क्या है 30 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या भाई, क्लॉकवाइज ही आ रहा है। मतलब टोटल डेविएशन बोलो, आप ही बोल दो भाई, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। आप अच्छे बच्चे हो, तेज हो, अब तो समझ में आ गया होगा। 120 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 120 डिग्री क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा 240 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर 240 डिग्री क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज कितना 360 माइनस 240 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब कितना आएगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, 240 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिलाकर के कितना होगा 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब 360 डिग्री में से यदि 240 डिग्री क्लॉकवाइज घटा देंगे तो क्या बचेगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। इज इट ओके? तो ये दोनों चीज़ कह सकते हैं, या कह लो 240 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का समेशन क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो जोड़ो इसको, आ जाता है कि नहीं आता, 360 डिग्री आ जाएगा न्यूट्रल एंगल। तो यदि हम 360 डिग्री में से, न्यूट्रल में से 240 डिग्री क्लॉकवाइज घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच जाएगा, उल्टा सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ओके होगा भाई, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन बहुत अच्छा सा मैं बताऊंगा। ये लिख लें, पॉज कर करके वीडियो हो गया होगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। इजी नंबर 4 देख लो। अब इसके बाद हम लोग फाइनल की ओर चल रहे हैं। इजी 4 है, और थोड़ा झुका देते हैं। जो मिरर थे दोनों, मिरर को और थोड़ा झुकाते हैं, 30 डिग्री कर देते हैं। कितना एंगल कर देते हैं दोनों के बीच का 30 डिग्री कर देते हैं। रे ऑफ लाइट आई, इस बार कितने पर ला रहे हैं 60 डिग्री पे मान लो ला रहे हैं। कितने पर ला रहे हैं 60 डिग्री पे ला रहे हैं। तो जाएगी भी 60 डिग्री पे, जाएगी कि नहीं जाएगी यार, बोलो यार। हाँ जाएगी यार, और ये वापस चली जाएगी इस तरह से। यार नॉर्मल खींच दो। 60 डिग्री है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री। अब हमको ये वाला एंगल चाहिए, लोचा हो गया। ये 30 डिग्री है, बताओ इसको खींच के पूरा कर दो, इसको सटा दो। ये 30 डिग्री है, छोटू वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। अब ये बताओ, ये 30 डिग्री है, ये क्या है नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हुआ 120 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री 120 डिग्री। एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखें तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री 120 डिग्री, मतलब रिमेनिंग एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री आएगा। 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। ए 60 डिग्री होगा, तो ये वाला बताओ 120 डिग्री होगा क्या। स्ट्रेट लाइन एंगल अभी बताया था कितना होता है 180 का होता है, मतलब ये 60 है तो ये 120। ये 120 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा भाई 120 प्लस 30 150। 150 मतलब ये वाला एंगल 30 होगा, तभी तो 180 आएगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री। जब ये वाला एंगल 30 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार होगा कि नहीं होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ओके, देख लेना, इसको समझना। ठीक है, ज्योमेट्री है सिंपल। मैंने क्या किया, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। मिरर के बीच का एंगल क्या है भाई, मिरर के बीच का एंगल, मिरर एंगल जिसको बोलते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो लोचा क्या है भाई, लोचा ये है कि ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये 30 डिग्री है, यहाँ एक नॉर्मल खींचते हैं प्लेन के ऊपर, 90 डिग्री 30 डिग्री 120 डिग्री, सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल 60 डिग्री। यहाँ स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है एंगल का 180 डिग्री, तो ये बचा एंगल कितना 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब बचा हुआ एंगल कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार ये भी 30 डिग्री। सारे के सारे एंगल अब हमको पता चल चुके हैं।
सारे के सारे एंगल क्या हो चुके हैं भाई, पता चल चुके हैं। तो छोटू लोग डेविएशन निकालेगा कि नहीं निकालेगा रे, कुछ भी नहीं है बेटा। ये क्या हो जाएगा, देख डेल्टा वन जहां देख कैसे जाना चाहिए, अगर मिरर नहीं रहता तो कैसे जाती, सीधा चली जाती, लेकिन मिरर को आने की वजह से किससे जा रही है, इस तरह से जा रही है, मतलब यही डेविएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ना सर यही डेविएशन हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई माइनस 2i होता है कि नहीं होता है छोटू लोग, पाई की वैल्यू 180, 2 इंटू आई क्या दिया है 60 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है छोटू लोग, मतलब ये क्या आ जाएगा 180 में से 120 घटेगा तो 60 डिग्री आएगा। और भी कैसे आएगा छोटू लोग, कैसे आएगा हो तो क्लॉकवाइज आएगा, देखो रे क्लॉकवाइज है ना, ऐसे ऐसे घड़ी गिनती है वो, ये क्लॉकवाइज। नेक्स्ट अगर देखें आप लोग बात करें तो एक किधर जाना चाहिए था, बाप रे इधर से जाना चाहिए था, ये नहीं रहता तो कैसे जाता भाई, सीधे चला जाता, लेकिन सरफेस को आने की वजह से कैसे जा रहा है इस तरह से, मतलब यही डेविएशन हो रहा है कि नहीं डेविएशन हो रहा है, डेविएशन कितना हो रहा है भाई, जाता, अगर सरफेस नहीं रहता तो कैसे जाता सीधा, लेकिन सरफेस को आने की वजह से डेविएट होकर के इस तरह से आ रहा है, यही डेविएशन हो रहा है। डेल्टा टू की नहीं हो रहा है, इस सरफेस से ही हो रहा है। बताओ डेल्टा टू निकाल लोगे, हाँ सर पाई माइनस 2i, तो पाई 180 माइनस 2 इंटू आई क्या है वो 30 डिग्री यहाँ है, मतलब ये क्या आ जाएगा 120 डिग्री आया। 120 डिग्री क्या आया, ए क्या आया है भाई, अभी तो क्लॉकवाइज आ रहा था, अब क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब टोटल डेविएशन क्या हो रहा है भाई, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 160 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा हो गया, अरे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों उल्टा है कि नहीं उल्टा है, तो घटाना पड़ेगा ना, समेशन करेंगे तो जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी उसी की वैल्यू आएगी। अरे बताओ भाई 5 में से प्लस 5 में से 3 घटाओगे तो किसकी साइन आती है, प्लस की आती है ना, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता है उसी का साइन आता है। जैसे -5 में से -5 में +3 ऐड करो कितना आएगा -2, क्यों -2 आया, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड दोनों संख्या में से ज्यादा रहता है उसी का साइन प्रेफर करता है, इन दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का, तो यही आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 डिग्री क्या आ जाएगा, किसका साइन प्रेफर करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड जाता रहता है उसी का साइन प्रेफर करता है भाई। मैंने अभी एग्जांपल दिया, -5 में +2 ऐड करोगे तो -3 आता है, क्यों -3 आता है, क्योंकि माइनस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसीलिए माइनस साइन आता है। उसी तरह से +5 में -3 करोगे तो क्या आएगा +2 आएगा, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जिस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है उसी का साइन आता है। तो यहाँ पर क्या भाई, अगर अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का तो घटाओगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन किसका ज़्यादा साइन है भाई, किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर चारों एग्जाम्पल को हम लोग फोकस करें, छोटू लोग चारों एग्जाम्पल को यदि हम लोग फोकस करें तो देखो ये जो मिरर एंगल है ना, ये मिरर एंगल जो है छोटू लोग, उसका जो है डेविएशन 2 गुना आ रहा है। डेविएशन क्या रहेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाला कितना 90 डिग्री वाला में कितना आया था 180 डिग्री आया था कि नहीं आया था। 60 डिग्री वाले में क्या आया था 120 डिग्री आया था। मतलब हर केस में क्या आ रहा है भाई, हर केस में यदि देखेंगे तो जो डेविएशन आ रहा है वो 2 टाइम्स किसका आ रहा है भाई, तो दोनों के बीच का एंगल अगर मान लेते हैं हम थीटा, 2 मिरर है और दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा है छोटू लोग, क्या है थीटा है, तो जो डेविएशन आ रहा है वो 2 थीटा के बराबर आ रहा है। वो चारों एग्जाम्पल में देखना समझ में आ रहा है, चारों एग्जाम्पल में जो मिरर के बीच का एंगल है देख, एक क्या 30 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देख 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 2 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेविएशन 2 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके फर्स्ट वाला में सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 90 डिग्री में क्या देखे थे आप लोगों ने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था और 90 डिग्री पर था दोनों, तो 90 का 2 गुना आ रहा था कि नहीं 2 गुना आ रहा था। मतलब क्या देख रहे हैं, जो डेविएशन हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है, किसका भाई, किसका हो रहा है भाई 2 टाइम्स, तो मिरर एंगल का, जिस एंगल पे इंक्लाइंड है मिरर उसका। तो इससे हमको क्या मिलता है कि जो डेविएशन है वो जब सिंगल, ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस मैं कर रहा हूं बहुत मस्त,
जब सिंगल डेविएशन, एक रिफ्लेक्शन पे जब डेविएशन होता है, ध्यान सुना, जब सिंगल रिफ्लेक्शन पे डेविएशन होता है तो डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। छोटू देख, सिंगल डेविएशन हो रहा है तो आई पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। देख, सिंगल डेविएशन हो रहा है तो आई पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो कर रहा है। मतलब जब सिंगल रिफ्लेक्शन होता है तो डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। लेकिन जब दो सक्सेसिव क्या हो जाता है? जब दो सक्सेसिव क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है टू सरफेस से, तो उसके बाद जो है डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है छोटू लोग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला? जब सिंगल सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा छोटू लोग? डेविएशन जो है किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। देखो हर जगह देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन वही जब टू सक्सेसिव, आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन द angle of reflection, it depend on the angle between it depend on the angle between two mirror, जो दोनों मिरर है दोनों के बीच का जो है ना एंगल, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको लिख लेंगे, इसको लिखने के बाद इसको लिख लेंगे, इस चीज़ को नोट डाउन करके, इसको मैं प्रूफ करके भी एक लाइन में बता दूंगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा तुम लोग को कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला? नोट करके लिखो कि फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन, for single reflection, angle of deviation depends on angle of incidence, but after two successive reflection, आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, अरे बहुत मस्त छोटू कॉन्सेप्ट है, बट आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डेविएशन डज नॉट, क्या हो? डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब जब सिंगल रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। लेकिन दो सक्सेसिव, मैंने प्रूफ करके बताया, लेकिन दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसा सारी की सारी मैंने डिस्कशन पार्ट कर दिया। छोटा सा थोड़ा सा एक और डिस्कशन कर देते हैं 5 मिनट का, उसके बाद जो है आप लोग पढ़ना मत से। ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा देखेंगे। मान लो दो प्रिज्म है, सॉरी दो मिरर है। अभी फिजिकल क्लास में छोटू लोग प्रिज्म चल रहा है ना, इसीलिए प्रिज्म हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये दो मिरर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट कहाँ गई? सरफेस के ऊपर, और यहाँ से इंसिडेंट होकर के कहाँ चली गई? इधर चली गई। ठीक है, डेविएशन कितना हुआ हो? जा रही थी इधर लेकिन जा रही इधर। तो डेविएशन क्या हो रहा है? ये डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? इसी डेविएशन को मैं प्रूव करा। ए कितना है? मान लो ये आई है एंगल, ये कितना है? आई है, तो ये भी आई होगा कि नहीं होगा? ये भी आई होगा। ये मान लेते हैं आप परपेंडिकुलर की सरफेस खींच देते हैं नॉर्मल। यहाँ मैंने क्या खींचा? नॉर्मल। ये मान लो आर है, तो ये भी आर होगा कि नहीं होगा? ये आर होगा। तब ध्यान से सुनो, अभी क्या करते हैं, निकालते हैं। बोलो डेल्टा किसके बराबर होगा? डेल्टा, इसको मान लेते हैं इस एंगल को x, क्या मिलते हैं? x। इस ट्रायंगल में देखते हैं तो x प्लस 2r प्लस 2i इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2r माइनस 2i होगा कि नहीं होगा? हो, इधर गया माइनस में। अब किसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से जितना ए है उतना ए होगा कि नहीं होगा, ए एक्स है तो ए भी एक्स होगा। तो डेल्टा क्या आएगा हो बोलो, डेल्टा क्या आएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, आएगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्स की वैल्यू डालो 180, ए प्लस दोनों हो जाएंगे प्लस 2r प्लस 2y, क्योंकि माइनस है बाहर ना, तो जब बाहर माइनस रहेगा तो ये दोनों अंदर के प्लस हो जाएंगे। तो 180 से 180 कैंसिल, तो डेल्टा कितना आ गया, डेल कितना आ गया 2 इंटू आर प्लस आई, आया कि नहीं आया, इक्वेशन 1। अब किस ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाला ट्रायंगल में देख लो, किस ट्रायंगल में, इस वाला, यहाँ देख लो, यहाँ इस वाला ट्रायंगल बताओ थीटा प्लस ये वाला एंगल बताओ कितना होगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस आई ना, ये 90 डिग्री है माइनस आई, 90 माइनस आई इक्वल टू बोलो 180 डिग्री सम ऑफ ट्रायंगल। तो ये बताओ कितना आ जाएगा 90 प्लस 90 180, 180 कैंसिल, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों साइड जाएगा तो आर प्लस आई, आएगा कि नहीं आएगा। इक्वेशन 2, जब 2 को फर्स्ट में भरेंगे तो डेल्टा क्या आ जाएगा अपने आप, आर प्लस आई किसके बराबर आ रहा है, थीटा, 2 थीटा। आया कि नहीं आया, उसी चीज़ को मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन से भी प्रूफ किया है, मैंने लास्ट में कंक्लूजन भी बताया, और यहाँ पर मैंने इसको फिगर बनाकर भी प्रूफ करके दिखाया कि डेल्टा क्या 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन मिरर पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ से भी प्रूफ हो करके दिख गया। तो इसको एक बार पॉज करके आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। ईजी है, कुछ है नहीं, ज्योमेट्री पूरा का पूरा लगा पड़ा है भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार इस ट्रायंगल में मैंने ज्योमेट्री लगाया, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, यहाँ से एक्स निकाल लिया। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी उतना होगा, एक्स होगा, इसको निकाल लिया। उसके बाद सम ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको 180 में से घटा दिया तो डेल्टा आ गया कि नहीं आ गया, तो उसका वैल्यू क्या था 2r प्लस आई। और लास्ट में मैंने इस ट्रायंगल में भी मैंने ज्योमेट्री लगा दिया, ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो थीटा 90 माइनस आर हो जाएगा 90 माइनस आर, ये क्या होगा 90 माइनस आई इक्वल टू 180, यहाँ से थीटा क्या आया आर प्लस आई, इसकी वैल्यू उसमें पुट करोगे अपने आप आ जाएगा डेल इक्वल टू 2 थीटा। मतलब कि जो डेविएशन हो रहा है वो आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन किसके बराबर हो रहा है, 2 थीटा के बराबर हो रहा है, मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज पूरा का पूरा डेविएशन खत्म कर दिए है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी और बातें करेंगे इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो चलते हैं अब, थैंक यू।